न्यूक्लियर फिजिक्स जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है। कल जो है वो हम शायद आइसोटोप्स तक जो है वो पहुंच गए और मैं आइसोटोप्स को लेकर पढ़ा दिए थे। आज हमने जो है वो आइसोटोन्स, इसका बी पार्ट, आइसोटोन्स, इनको स्टडी करना है। तो ऐसे न्यूक्लियर डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, टोन, आइसोटोन, न्यूट्रॉन से टोन, ठीक है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, यानी कि ऐसे एलिमेंट के एटम्स जिनके अंदर न्यूट्रॉन है गैस, उसके अंदर लेकिन प्रोटॉन जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम आइसोटोन्स का नाम देते हैं। There are nuclei of different elements having same number of neutrons is known as isotopes. इनको हम आइसोटोन्स का नाम दे रहे हैं कि डिफरेंट एलिमेंट्स, उनके एटम्स या न्यूक्लियाई, लेकिन उनके अंदर एक जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कार्बन 14-6, नाइट्रोजन 15-7 और ड्यूट्रम 16-8, ऑक्सीजन 16-8। अब इन सब के अंदर आप निकाल लें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो सब के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो 8 है। सब के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो 8 है, 8, ठीक है। यानी कि इन ये एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, और डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। आप निकाल के देख सकते हैं इस फार्मूले से, ये मैं इनको से निकाल रहे हैं, ये है A = Z + N, ठीक है। तो N A - Z, तो पहले का आप देख लें 14 - 6 8, दूसरे का देख लें 15 - 7 8, तीसरे का देख लें 16 - 8 = 8, ठीक है। तो सबके सेम, इनको हम आइसोटोन्स कहते हैं। उसके बाद आगे नेक्स्ट जो है वो है आइसोबार्स, सी जो है आइसोबार्स। ये ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के कि जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, यानी कि आइसोटोप का उल्ट होता है। आइसोटोप के अंदर तो सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। ये जो है इसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन जो मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो there are the nuclei of different elements having same mass number but different atomic number Z.
ए और डिफरेंट एटॉमिक नंबर Z। तो ये इनको क्या कहते हैं आप? आइसोबार्स। तो आइसोबार्स जो है इनकी एग्जांपल आप देखें कि नाइट्रोजन 15-7 और ऑक्सीजन 15-8। ठीक है, ये क्या? ये आइसोबार्स है। आप इनके अंदर देख सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ मास नंबर सेम है। इसी तरह हमारे पास आइसोबार्स के कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे सिंट्रोशियम 32-14 और प्लाडियम 32-15, सल्फर 32-16। ये सारे भी क्या है? ये आइसोबार्स। आप इसमें देख सकते हैं कि सबका मास नंबर सेम है, 32-32 है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है इसके अंदर, उसको हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स ऐसे न्यूक्लियाई जिनका सेम Z हो और सेम ही A हो, लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ एक्साइटेशन हो इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, the nuclei of elements having same Z and same A, जिनका सेम Z और सेम A हो। ठीक है, बट डिफरेंट लेवल of excitations of atoms, of electrons in atom। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि जब किसी एनर्जी स्टेट के अंदर होता है ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब किसी एनर्जी स्टेट के अंदर होता है तो उस एनर्जी स्टेट में ये देखिए, ये अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, इसकी सराउंडिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ये डिफरेंट उनकी एनर्जी स्टेट्स हो सकती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ऐसे न्यूक्लियाई कि जिनका सेम Z और सेम हो लेकिन डिफरेंट लेवल ऑफ एक्साइटेशन हो, यानी कि आपके पास एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनका मास नंबर और एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, लेकिन उनके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन है एक लेवल से दूसरे लेवल में, वो डिफरेंट हो सकते। समझ आ रही है? लेवल ये नहीं है कि अगर इसके अंदर ये यहाँ से उठ के इसमें जा रहा है तो दूसरे वाला जो एलिमेंट है उसके अंदर भी ये उठ के इसमें जा रहा है, हो सकता है दूसरे वाले में ये उठ के इसके अंदर जा रहा है। यही लेवल ऑफ एक्साइटेशन है ना कि आप जब किसी एटम को एनर्जी जो है
वो प्रोवाइड करते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद वो इलेक्ट्रॉन जो होता है उस एनर्जी को लेता है और उस एनर्जी को लेने के बाद वो अपने लोअर लेवल से उठकर हायर लेवल के अंदर जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि आइसोमर कह रहे हैं कि ऐसी एलिमेंट्स हैं कि जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो सेम होता है लेकिन लेवल ऑफ एक्साइटेशन डिफरेंट। मतलब कहने का मतलब ये कि ये जरूरी नहीं है कि वो एलिमेंट्स कि जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम हो उनके इलेक्ट्रॉन्स के जो एक्साइटेशन लेवल है वो भी सेम, ये जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन का ताल्लुक उसके मास नंबर या उसके एटॉमिक नंबर के साथ नहीं है, ठीक है। तो ये वाले जो है इनको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स, यानी कि कहते हैं डिफरेंट लेवल ऑफ एक्साइटेशन होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म है इसके अंदर ई, जिसको हम कहते हैं मिरर। मिरर न्यूक्लिया। मिरर तो क्या होता है, मिरर के अंदर आप अपनी शक्ल देखते हैं जो कि हमेशा हमें अच्छी लगती है, अपनी शक्ल तो अच्छी लगती है, ठीक है, दूसरे की शक्ल मिला गई वो अपनी अच्छी लगती है। तो मिरर है उसके अंदर आप यानी कि आप अपना इमेज जो है उसके अंदर आप देखते हैं। तो मिरर न्यूक्लियाई यानी कि किसी न्यूक्लियाई का मिरर, उसका शीशा, ठीक है, ये लफ्जी मतलब था, ठीक है। तो वैसे इसको हम क्या डिफाइन करेंगे कि ऐसा न्यूक्लियाई जिसका सेम ए हो लेकिन जिसके अंदर इंटरचेंज Z और N, यानी कि Z और N, Z का मतलब है प्रोटॉन और N का मतलब है न्यूट्रॉन, ठीक है। मास नंबर तो एक ही है लेकिन Z और N में इंटरचेंज, आप जाहिर बात है Z और N में मास नंबर क्या होता है, 2 का जमा होता है। मास नंबर यही होता है ना, 2 का जमा ही होता है ना। तो आप उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को नंबर ऑफ प्रोटॉन को तो चेंज कर सकते हैं, तो जमा करके आपके पास जो है एंड के ऊपर मास नंबर वो एक ही आ रहा है, लेकिन Z और N जो है वो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको मिरर न्यूक्लियाई हम कहते हैं, द न्यूक्लियाई having same A but interchange Z and N, ठीक है, लेकिन उसके अंदर Z और N जो है वो इंटरचेंज हो जाते हैं। अब इसमें क्या होगा कि प्रोटॉन नंबर 1 का दूसरे के न्यूट्रॉन नंबर के बराबर होगा, ठीक है। इन दिस प्रोटॉन नंबर ऑफ 1 will be equal to the neutron number of other। इंटरचेंज हो रहे हैं ना, तो इंटरचेंज में वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। अब इसकी एग्जांपल जो है, जैसे आप देखेंगे बेरिलियम 7 है, इसके अंदर Z4 है, N3 है, ठीक है। लिथियम 7 है, इसके अंदर Z3 है और N4 है। तो ये क्या हुए, एक दूसरे के मिरर, ठीक है। इनके अंदर Z और N क्या हुए, इंटरचेंज हो गए, तो ये एक दूसरे के जो है वो मिरर बन गए। इस किस्म के जो न्यूक्लियाई होते हैं इनको हम मिरर न्यूक्लियाई का नाम देते हैं, जिसमें Z और N इंटरचेंज हो जाते हैं लेकिन मास नंबर जो है वो सेम रहता है, ठीक हो गई बात। तो अब ये आपने कितने देखे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स
आइसोमर्स और मिरर न्यूक्लियर। ठीक है, उससे पहले आपने कुछ और प्रॉपर्टीज देखी है, ये सारी बेसिक्स अभी हम देख रहे थे, जिसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियाइड, इन सब चीजों को हमने वन वन करके जो है वो डिफाइन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो चीज हमने यहाँ पर स्टडी करनी है वो नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, क्योंकि ऑब्वियसली हमें इस बात का पता है कि जो आपका न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है जो कि पार्टिकल्स है, और ये बात आप जानते हैं कि जहां पर पार्टिकल्स हों उनके दरमियान में हमेशा फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि उन फोर्सेस का ओरिजिन क्या है, लेकिन हम ये पता लगा लेते हैं कि वहां पर फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी तरह जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस के ऊपर अगर ओवरऑल चार्ज देखें तो चूंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान भी फोर्स एग्जिस्ट करती है, और वो कौन सी है? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कूलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, उनके दरमियान में भी फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है। वो जो फोर्सेस उनके दरमियान में एग्जिस्ट कर रही हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? उन्हें हम नाम देते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। अब हम ये न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं उनको जरा डिटेल के साथ स्टडी करके देखते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस, तो मोस्ट जो फेमिलियर हमारे पास फोर्स है कूलम्बिक फोर्स, जो कि गवर्न करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस को। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, ये जो मैंने अभी बात की है। ठीक है, कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसकी सराउंडिंग के अंदर ये इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। एटम क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही होती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किससे गवर्न हो रही है? कौन इसमें हिस्सा ले रहा है? कूलम्बिक फोर्स, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम लॉ। ये बड़ी फेमिलियर फोर्स है। आपको इस बात का पता है कि जहाँ पर दो चार्जेस हो, चाहे वो सेम नेचर के हो चाहे वो अपोजिट नेचर के हो, उनके दरमियान फोर्स एग्जिस्ट करती है। अगर अपोजिट नेचर के होंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स होगी। इसीलिए ये बाउंड सिस्टम है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्यों रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस? क्योंकि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कूलम्बिक फोर्स, वो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से ये ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। और ये सिस्टम क्यों बाउंड के अंदर है, स्टेट में है? क्योंकि यहां पर एक अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है, और वो कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स है? कूलम्बिक अट्रैक्शन, जो कूलम लॉ से आती है। तो यहां पर ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है कूलम, इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर
कुछ और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी मौजूद होती है। ठीक है, देयर आर few strong forces which are present in nucleus, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है और ये अट्रैक्टिव नेचर की होती है। These forces are attractive and they bind the nucleus, और इन्होंने न्यूक्लियस को बाइंड किया, बंद हो। देखो ना, वो पार्टिकल होते हैं न्यूट्रॉन, बाहर नहीं निकल जाते, वो रहते तो वो न्यूक्लियस के अंदर है। क्यों न्यूक्लियस के अंदर है? कि वहां पर ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है उनके दरमियान, इस वजह से उसके अंदर ये रहते हैं। तो जो फोर्स है इसको इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि ये ओवरकम करे रिपल्सिव फोर्स को, जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स के दरमियान होती है। अब देखिए, मैंने ये बात की है कि आपके पास न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, एक पार्टिकल न्यूट्रॉन है, एक पार्टिकल प्रोटॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। मैंने बोला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान भी फोर्स होती है, और प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनके दरमियान फोर्सेस होती है। तो प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान कौन सी फोर्स होगी? रिपल्सिव कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, जो प्रोटॉन प्रोटॉन है उसके दरमियान में रिपल्सिव कूलम्बिक फोर्स होगी। तो अब वो रिपल्सिव कूलम्बिक फोर्स क्या करेगी? वो प्रोटॉन्स को रिपेल करेगी। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक अजीब सी धमाका चौकड़ी जो है वो मची होगी उसके अंदर। एक तरफ वहां पर रिपल्सिव फोर्स है, वो प्रोटॉन का कार्य है कि अवे फेंक रही है। ठीक है, लेकिन हमें तो न्यूक्लियस स्टेबल चाहिए। अगर ये रिपल्सिव फोर्स बहुत बढ़ जाए तो फिर तो न्यूक्लियस ब्रेक हो जाएगा, प्रोटॉन उसको तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। लेकिन ये जो रिपल्सिव फोर्स होती है ये इतनी ज्यादा नहीं होती उस अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स के मुकाबले में, जो कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के दरमियान में मौजूद होती है, जो कि उनको अट्रैक्ट करेगी। कहने का मतलब यह है कि कूलम्बिक रिपल्सिव फोर्स मौजूद है, लेकिन उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं है कि वो ओवरकम करे किसको? उन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस को कि जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान में मौजूद है। अगर तो वो उनको ओवरकम कर जाए तो फिर तो आपका न्यूक्लियस बाउंड रहेगी। समझ आ रही है बात? तो वो फोर्स स्ट्रॉन्ग है, उस स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से आपका न्यूक्लियस जो है वो बाइंड है। ठीक है, तो दिस फोर्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इनफ, इस फोर्स को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए तो ओवरकम द पॉजिटिव कूलम्बिक force of repulsion between protons। ठीक है, ये इतनी इनफ होनी चाहिए।
ठीक है, और एंड टू बाइंड both neutrons and protons into tiny nuclear volume. इनको इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना पड़ेगा न्यूक्लियर फोर्सेस को कि ये जो प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं इनको आपस में बांध कर रखें उस न्यूक्लियस के छोटे से वॉल्यूम। आपको पता है कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम एटम के मुकाबले में बहुत कम होता है, उसमें बाकी स्पेस होती है, और जो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है वो बड़ा होता है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है। तो अच्छा, अब जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्होंने ये सजेस्ट करते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है उसके सेम फैक्टर हैं न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूट्स के दरमियान, जिनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। यानी कि सेम कैरेक्टर का मतलब ये है कि ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इनके दरमियान में एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान में इनके कोई आपस में कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक मीन प्रॉपर्टीज, इनकी कोई आपस में प्रॉपर्टीज डिफरेंट नहीं है, कि सेम ही कैरेक्टर रखती हैं सारी फोर्सेस, एक ही इन सब फोर्सेस की प्रॉपर्टीज हैं जो कि बाइंड कर रही है किसको, न्यूक्लियस को, ठीक है। अब इसका कहना इस सेंटेंस का मतलब ये है कि भाई इस तरह नहीं है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान कोई और अट्रैक्टिव बाइंडिंग फोर्स है, ठीक है, न्यूट्रॉन के दरमियान कोई और है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के दरमियान कोई और है, नहीं, सब के दरमियान में जितनी भी अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो सारी सेम कैरेक्टरिस्टिक ही हैं, उनकी सेम क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ये भी ऐसे नहीं है। तो एक्सपेरिमेंट्स जस्ट एक्सपेरिमेंट्स में हम डिस्कस करते हैं कि दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स हैज सेम करैक्टर, इसका सेम करैक्टर है बिटवीन एनी पेयर्स of constituents of nucleus means protons and neutrons. अब जो इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है, यानी कि जिस स्ट्रॉन्ग फोर्स का हम जिक्र कर रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है उसका ऑर्डर जो है, द स्ट्रॉन्ग फोर्स हैज ए रेंज अप टू 10⁻⁻15 मीटर। तो इसका मतलब यह है कि ये तो फोर्स बड़ी कम है, इसकी रेंज बहुत कम है। इसका मतलब है कि जो पेयर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके दरमियान फोर्स बड़ी रैपिडली फॉल डाउन करती है, यानी कि आप जो ही इनके दरमियान डिस्टेंस बढ़ाएंगे 10⁻⁻15 से मतलब पता चलता है कि शॉर्ट रेंज है, ये पता चल रहा है कि ये क्या है, ये
शॉर्ट रेंज है, तो आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इसका इफेक्ट कम होगा, समझ रहे हैं। और जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतनी तेजी से ये ड्रॉप करेगी। तो इसका मतलब है कि ये फोर्स जो है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 और न्यूट्रॉन्स के दरमियान में, ये शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये लॉन्ग रेंज स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, ठीक है। सर अगर न्यूक्लियस को बढ़ा दो तो फिर फोर्स कम होती है प्रैक्टिस। न्यूक्लियर तो बढ़ ही नहीं ना सकता, न्यूक्लियर तो जितना अल्लाह ने बना दिया उतना ही रहेगा, न्यूक्लियर में कैसे बढ़ाओ। ये तो हम जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि और ये ऑब्जर्वेशंस किस तरह आई हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये ऑब्जर्वेशंस किस तरह आई हैं। ये ऑब्जर्वेशंस ऐसे आई हैं कि देखिए जो जितने एलिमेंट्स हैं उन सब के न्यूक्लियस का एक ही रेडियस तो नहीं होता। जितने एलिमेंट हैं, क्लोरीन है, वो कितने आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन जितने, उन सब के न्यूक्लियस जो है उनके रेडियस डिफरेंट है, ठीक है। अब वो अल्लाह ने बना दिए हुए हैं। अब औरंगजेब ने जो मैथ है जिसको बढ़ाकर उसका रेडियस बढ़ाकर तो वो तो नहीं आप कर सकते, ठीक है, वो बने हैं। अब उसकी बेस पे हम ये बात करें, उसकी बेस के ऊपर उन्होंने स्टडी किया कि ये जितने पीरियोडिक टेबल के अंदर थे इनके डिफरेंट न्यूक्लियस के रेडियस हैं, तो उन्होंने वहां से ये अंदाजा लगाया कि ये जो फोर्स उनके दरमियान में है वो 10⁻⁻15 मीटर की है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस का रेडियस बड़ा हो जाता है तो उसके दरमियान जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान में फासला ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये फोर्सेस जो है वो क्या होंगी, वो उसमें डिक्रीज करते हैं। ये मतलब हम खुद से जो है वो न्यूक्लियस हमने ये बनाना शुरू कर दिया तो फिर तो बंदे, ठीक है, तो समझ ही सकते हैं। फिर तो इंसान जो है वो इंसान ही बनाने शुरू कर दे अगर उसने न्यूक्लियस क्लोनिंग वो करते हैं अभी भी क्लोनिंग, लेकिन जो यानी कि एटम, ये अल्लाह ताला की कुदरत है ना कि छोटे से छोटा पार्टिकल बनाया हुआ है और उस पार्टिकल का आप देखिए कितना मैकेनिज्म डिफिकल्ट है, कितना टफ। यहाँ से आप जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना नॉलेज जो है उसके अंदर हिडन है। हम उस तक उसकी मेरा ख्याल है उसका माइनस में भी जाए तो हम उस तक नहीं पहुँच सकते, और उसके माइनस तक पहुँच के आपने अभी ये टेक्नोलॉजी जो है वो इतनी एडवांस हो, यानी कि इसका क्या मतलब है कि जिसने इस कायनात को बनाया है, जिस अल्लाह ने, उसके नॉलेज का आप अंदाजा करना है कि वो कितना, हम उसको इमेजिन भी नहीं है वो कर सकते हैं। ये टाइम है, हल ओवर हो गया तो